हरियाणा देखने वाले सभी बहन भैया ने राम राम भाई। हमारे गिल है जितेंद्र छात्र जी, जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं छात्र से, और वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हम उनसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है खबर हरियाणा में। धन्यवाद जी। राम राम सभी को। जितेंद्र जी, आप कितने साल से बीजेपी की सेवा कर रहे हैं? मैं 20 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का बिना किसी स्वार्थ के सेवा कर रहा हूं। और मैं नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी से लगातार 20 साल से मेरा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी में आपने क्या पाया? भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पाया नहीं जाता, यहाँ राष्ट्र के लिए कार्य किया जाता है। यहाँ प्रथम जो होता है वो राष्ट्र होता है, दूसरा पार्टी, और यहाँ जो निजी स्वार्थ हो तीसरे नंबर पे आता है। तो बस दिल से मैं कार्य करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से मुझे दिल से प्यार है। और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश हित में, राष्ट्र हित में जो फैसले लिए हैं, मैं ही नहीं अपितु पूरी देश की 120 करोड़ जनता उनके फैसलों पे कायल हो चुकी है। देखिए, आप कहते हैं कि विक्रम नरेंद्र मोदी ने जनता के हित में फैसले लिए हैं, मगर कुछ लोगों का और भी कुछ मत है और भी ख्याल है। जैसे मान ले नोटबंदी कर दी और फिर जीएसटी लगा दी, जीएसटी ने ये व्यापारियों की कमर तोड़ दी है, और नोटबंदी में भी काफ़ी आदमियों को नुकसान हुआ है। और अब इसके बाद ये किसानों के प्रति अध्यादेश ज़बरदस्ती थोपे जा रहे हैं, ये इसका क्या कारण है? गणपति जिंदल जी, कई बार राष्ट्रहित में देश को चलाने के लिए और बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को या बिगड़ा हुआ, देखिए, सत्ता प्राप्ति से 1947 के बाद से लगातार हिंदुस्तान में एक ही पार्टी की सत्ता रही है, कांग्रेस पार्टी की। उसको जिस प्रकार से उन्होंने देश को दोनों हाथों से लूटा, भाई भतीजावाद, परिवारवाद के रूप में देश के आर्थिक संसाधनों का दोहन किया, उसको पटरी पर लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ कठोर फैसले लेने पड़े हैं। और वो जो भी फैसले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं, वो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, भारत को विश्व में सिरमौर बनाने के लिए लिए गए हैं। जहाँ तक किसानों के अध्यादेश की बात है, मैं भी किसान का बेटा हूं और पार्टी से पहले मैं किसान का पुत्र हूं, और किसान का बेटा पहले हूं, पार्टी का कार्यकर्ता मैं बाद में हूं। मैं बिल्कुल ज़मीनी, आज ही मेरे पिताजी, मैं 5 एकड़ का जमींदार है और हम खेती करते हैं, और मेरे पिताजी आज भी 5 बजे जाके अपने हाथों से खेती करते हैं और मैं भी उनका हाथ भी बटाता हूं। जिस प्रकार से हम धीरे धीरे माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जब 26 जनवरी 1950 को लागू किए हुए संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो कृषि अध्यादेश में जो कुछ खामियां हैं उनमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी संशोधन करके किसानों के हित की बात इसमें लेके आएंगे। और जो भी इसमें ज़रूरी संशोधन होगा किसानों के हित के लिए, प्रदेश का किसानों से देश के किसानों के हित में कारगर कदम उठाए जाएंगे। और धीरे धीरे मोदी जी को इस बारे में मैंने खुद स्वयं पत्र भी लिखा है और हज़ारों युवा किसान भी पत्र लिख रखे हैं। शीघ्र ही माननीय नरेंद्र मोदी जी इसमें संशोधन करके किसान हित के लिए और भी एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। देखिए छात्र जी, आपकी बात मैं बड़ी करता हूँ, मान लेता हूँ कि भाई क्या नाम मोदी जी ने जो है ना क्या नाम देश हित में फैसले लिए हैं, मगर ये तो किसान सरासर मोदी का पुतला तक फूक रहे हैं और भी काफ़ी कुछ बोल रहे हैं अगवे के नाम, इससे तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। वो मगर वो अध्यादेश के लागू नहीं होने चाहिए या होने चाहिए? देखिए, लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है। वो मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगा सकता है, किसी का भी पुतला फूंक सकता है। एक साफ और सुंदर लोकतंत्र की यही तो पहचान है। लेकिन इसमें मैं ये कहता हूँ कि काफ़ी कुछ है किसानों को हित के लिए। जैसे किसान अपनी फसल पूरे हिंदुस्तान में कहीं बेच सकता है, और ये तो कल माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी ये कहा है कि एमएसपी निर्धारित जो फसल का रेट होता है वो मिलेगा। इसके लिए चाहे मुझे अपनी कुर्सी भी त्यागनी पड़े, इसमें अध्यादेश में जो भी जरूरी कारगर कदम होंगे किसान हित के लिए, मैं पुनः फिर कहता हूं कि जो भी कारगर उचित संसाधन या उचित कदम जो होंगे किसान हित में वो उठाए जाएंगे। रही अध्यादेश की बात, इन्हीं अध्यादेशों का जब कांग्रेस भी इनको लेके आ रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया है। आज कांग्रेस किसानों के गर्दन में सवार होकर सिर्फ और सिर्फ किसान अध्यादेश पर राजनीति करने का काम कर रही है, और भोले भाले किसानों को जिस कांग्रेस पार्टी ने
70 साल तक किसान के नाम पर राजनीति की है, उनके नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने का कार्य किया है। उसी प्रकार से किसान को अब यूज करके कांग्रेस सत्ता पाना चाहती है, लेकिन कांग्रेसी मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दें। जब तक माननीय नरेंद्र जी मोदी इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं तो कांग्रेस को सत्ता लगने वाली नहीं है। कांग्रेस के दिन लद चुके हैं, भाई भतीजावाद खत्म हो चुका है। हम पुनः कहते हैं कि किसान हित में फैसले भारतीय जनता पार्टी लेगी और किसानों को कभी भी चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, चाहे छोटे छोटे ऋण हो, भविष्य में इनको भी हम माननीय प्रधानमंत्री से माफ़ करने का आग्रह करेंगे और जो भी जरूरी कदम होंगे किसान हित में हम पूरा उठाएंगे। एक किसानों के लिए जिएंगे और किसानों के लिए मरेंगे। चलो मान लेते हैं यही बात आपकी। प्रदेश में आए दिन, प्रदेश में नहीं बल्कि दूसरी स्टेटों में भी आए दिन माँ बहनों के साथ जैसे मान लो अत्याचार हो रहे हैं, उनको गोली मारी जा रही है या उनकी हत्या कर दी जा रही है, और इसमें ना कोई ठोस कदम उठा रहा। और जैसे मान लो वहाँ अब हाथरस में देख लो, हाथरस में जो है ना कि हम पुलिस ने सरेआम रात को उस बहन का वो निर्जीव शरीर जला दिया बगैर कुछ ओके तेल डालकर, उसका कुछ नहीं हुआ। मगर ये क्या चक्कर है कि बेकलम ये अत्याचार बंद होंगे या नहीं होंगे? देखिए बड़े दुर्भाग्य की बात है आज भी कि गलत मानसिकता विकृति वाले लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हम उनको चेताना चाहते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी हों और माननीय उत्तर प्रदेश के बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री सुशासन के रूप में स्थापित हो चुके योगी जी हों, जिस प्रकार से कारगर कदम उठाए गए हैं और जिस प्रकार से योगी जी ने एक्शन किया है, हमें कोई शक नहीं है निश्चित रूप से माँ बहन के साथ दुष्कर्म करने वाले दुस्साहसी और दुशासन बख्शे नहीं जाएंगे। उनके लिए कठोर सजा बिल्कुल उचित रूप से दी जाएगी और ऐसे दुष्कर्मियों को तो मैं कहता हूं कि फास्ट ट्रैक में उनको सजा दिलाई जाएगी और निस्संदेह रूप से उनको फांसी लगेगी और माँ बहन की तरफ हर आंख उठाने वाला को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। और अगर वो बाज नहीं आएंगे तो बीच चौराहे पर सरेआम उनको लटका के फांसी दी जाएगी सार्वजनिक रूप से। ऐसा मेरा मानना है, चाहे निकिता शर्मा की बात हो और चाहे हमारी हाथरस की घटना हो। निश्चित रूप से मोदी जी ने योगी जी ने त्वरित संज्ञान लिया है और हम माँ बाप उन पीड़ित परिवार के साथ हैं और निश्चित रूप से वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं कि आज निश्चित रूप से उन दोनों बहनों को हम न्याय दिलाएंगे। ये गारंटी है, सुनिश्चित है, भारतीय जनता पार्टी न्याय दिलाएगी। उचाना हल्का, आपका अपना हल्का, आपका अपना हल्का इनेलो का बीजेपी का गढ़ रहा था किसी समय में, और वहाँ पर वीरेंद्र डुमरखा जो है ना क्या नाम वहाँ से जीते थे। उसके बावजूद भी आपने जो है ना क्या नाम उनका खुलकर विरोध किया था, ये क्या चक्कर था? देखिए ये नेता वो होता है जो अपने पीछे नेता पैदा करते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने सदैव से छोटू राम के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। हल्के में विकास नहीं किया, चाहते ही नहीं थे कि कोई पढ़े लिख जाए और आपकी उनके बराबर में आ जाए। रही बात नहीं कि हमेशा नया नेतृत्व प्रदेश की जनता चाहती थी। मैंने खुल के भारतीय जनता पार्टी का में यही लोकतंत्र है कि आप खुल के एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के संविधान में रहते हुए आप विरोध कर सकते हैं। मैंने भी परिवारवाद का खुल के विरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री से मैंने और मेरे गांव ने भी कहा था कि पढ़ा लिखा नौजवान ने टिकट दे दो तो मैं जनता की आकांक्षों पर खरा उतरता। खैर वो पार्टी का फैसला था, जो पार्टी ने फैसला लिया वो सिर माथे, और मैं आगे भी भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा बनकर उचाना की जनता की सेवा करने का निश्चित रूप से मन बना चुका हूं और आगे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मेरे जैसे किसान के बेटे पर जरूर विश्वास जताएगी और जरूर मुझे पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़वाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जितेंद्र जी, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और अच्छे नेता के रूप में आपकी पहचान भी है। आप लगातार मेरे ख्याल में 15-20 दिन से बड़ौदा हल्के में भी ड्यूटी दे रहे हैं। बड़ौदा हल्के में जैसे सीएम साहब का भी दौरा हुआ और धनखड़ का भी दौरा हुआ, कई नेताओं का दौरा हुआ, उसमें क्या देखा आपने? देखिए भारतीय जनता पार्टी सुशासन सुरक्षा के नाम पर वोट मांग रही है, विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। न पर्ची न चर्ची और काबिलियत पर भर्ती, ये नारा सही रूप से चरितार्थ माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में योगेश्वर दत्त हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही चरित्रवान और बहुत ही सुसंस्कृत
प्रत्याशी हैं जिन्होंने विश्व में भारत को पताका लहराने का काम किया। निश्चित रूप से भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ से विधायक बनने का काम करेंगे। निश्चित रूप से बड़ौदा विधानसभा चुनाव जो राजनीतिक अपेक्षा का शिकार हुआ है, हमेशा से ही शिकार हुआ है, वहाँ लोगों ने वोट लिए हैं, चाहे कोई भी पार्टी को विकास करने का कोई काम नहीं किया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बड़ौदा की जनता वोट देकर योगेश्वर दत्त के रूप में एक योग्य विधायक चुनने का काम 3 तारीख को करेगी और निश्चित रूप से योगेश्वर दत्त के रूप में विकास को 4 चांद लगाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि योगेश्वर दत्त जो भी कोई कार्य मेरे पास लेके आएगा, मैं निश्चित रूप से पहली कलम से उसको करने का काम करूंगा। एक मिनट जितेंद्र जी, आपने कहा कि 4 चांद लगाने का काम करेंगे। 4 चांद लगाने का काम तो वो डीएसपी के पद पर था तब भी कर सकता था। क्या एमएलए बनने के बाद ही 4 चांद लगाए जाते हैं? देखिए, लोकतंत्र में सारी पावर, राजनीतिक जो पावर है, कि योग्य विधायक अगर हम चुनते हैं, अगर आपका विधायक मजबूत होगा, निश्चित रूप से हल्के में चौमुखी विकास होगा। आपको निश्चित रूप से बिल्कुल वो जनता की बात को पटल पे रखकर सही मायने में विकास कर सकता है। एक डीएसपी एक अधिकारी के रूप में और एक राजनीतिक पदाधिकारी के रूप में बड़ा अंतर होता है। राजनीतिक रूप से हम जिसको लोकतंत्र में चुनते हैं उसमें पावर होती है, वो ज़्यादा कार्य करवा सकता है। देखिए, विधायक 5 साल बदल जाता है, जबकि डीएसपी का पद जो है ना यूं का यूं रहता है, बल्कि वो उसकी प्रमोशन भी होती है। ऐसे में तो वो और भी ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकता था ना। देखिए, मैं पहले कहता हूँ, अधिकारी की बजाय एक योग्य विधायक बन के ज़्यादा आप जनता के बीच में रहते हैं। जनता एक विधायक से लोकतंत्र में सीधी जुड़ी होती है। चंडीगढ़ से जो भी बजट आता है या जो भी कार्य होते हैं, विधायक अच्छे तरीके से करा सकते हैं। एक डिप्टी कमिश्नर की बजाय, डीएसपी की बजाय। हमें नहीं कहती डीएसपी का पद अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा था। लेकिन राजनीतिक रूप से आप ज़्यादा हल्के की सेवा कर सकते हैं। राजनीतिक रूप से आप ज़्यादा लोगों के प्रति वचनबद्ध और कटिबद्ध हो सकते हैं और लोगों की समस्या का निराकरण आप विधायक के रूप में बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, आप एक अधिकारी की अपेक्षा। आप कितने गांव में गए हैं? मैं लगातार 15 दिन से बड़ौदा विधानसभा में हर वोटर के पास जा रहा हूँ। लगभग हर गांव में मैं गया हूँ, चाहे बड़ौदा हो, हमारा भाईचारा है छत्र गांव का, चाहे बुटाना हो, चाहे जागसी हो, चाहे शिवानका हो, चाहे गंगाना हो, चाहे भावड़ हो और चाहे कोड़ा हो, चाहे कथोरे की बात हो, चाहे मोई हो, चाहे राबड़े हो, चाहे मुंडलाना हो। वहाँ के लोगों की क्या राय? जनता पार्टी को अपार जन समर्थन मिल रहा है और निश्चित रूप से 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के रूप में लोग कमल का बटन दबाकर योगेश्वर दत्त को अपना मत देने जा रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव भारी मतों से जीत दर्ज कर रही है। कुछ समस्याएं आई हैं किसानों को लेकर, उसकी हम समस्या सुनी भी हैं। कई जगह कुछ अधिकारी भी सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं, उनकी भी हमने बात सुनी है। ऐसे अधिकारियों पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि ऐसे अधिकारियों पर अपना कठोरतम व्यवहार करके वो सरकार की छवि ठीक बनाने का कार्य करें और बेसिक जो भी समस्या है इनको शीघ्र अतिशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया जाएगा और समस्याओं का निराकरण भी करवाया जाएगा। आप लोगों के बीच में हैं 15 दिन से, जबकि आप मैं पहले भी बता चुका हूँ, 15-20 दिन से आप हल्के में दिख रहे हैं वहाँ पर। वहाँ के लोगों की भी नस पकड़ रहे हैं आप। उनके क्या रुझान हैं, क्या लोगों की क्या राय है वहाँ की? देखिए, लोगों का जहाँ तक रुझान की बात है, बहुत से वोटर चाहते हैं कि हम सरकार के साथ रहेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार के भी 4 साल बाकी हैं। निश्चित रूप से विकास का फायदा बड़ौदा की जनता को मिलेगा। जब वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे तो निश्चित रूप से विकास का फायदा मिलेगा। और जो समस्या है, थोड़ा सा किसान जो नए अध्यादेश कृषि कानून, इनसे नाराज हैं, लेकिन हम उनकी समस्या का निराकरण भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें संशोधन भी आगे किया जाएगा। और जो बातें हमारे सामने उभर के आई हैं तो वो निश्चित रूप से पुनः मैं कहता हूँ वो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लेकर लाया जाएगा। और गोहाना का जो अभी तक राजनीतिक अपेक्षा का शिकार हुआ है, पुनः योग्य विधायक मिलने के बाद पुनः नए रूप से शैक्षिक आर्थिक विकास किया जाएगा और निश्चित रूप से विधायक बनके जो विकास में पिछड़ा रह गया था, बाकायदा निश्चित रूप से बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, बिना किसी जाति और धर्म के भेदभाव के निश्चित रूप से बड़ौदा की जनता का चौमुखी विकास योग्य विधायक के रूप में किया जाएगा।
आपके हिसाब से कितने मार्जिन से जीत दर्ज होगी? हमारे मार्जिन से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सीट को 3 तारीख को जीतने जा रही है। कितने मार्जिन से? 10 से 15 हजार के बीच भारतीय जनता पार्टी सीट जीतने जा रही है। जबकि आप तो 10-15 हजार से कर रहे हैं, मगर उधर कांग्रेस का भी एक वो भालू इंदू राज बालू है, उसको भी अच्छा जन समर्थन मिल रहा है, हमने सुना है वहाँ पे। क्या वो बिल्कुल हार जाएगा? ऐसे जी देखिए, चुनाव से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने दावे करती है। 3 तारीख को जनता सिद्ध कर देगी कौन भालू, जो भालू है वो आलू खाने जाएगा या ये गुहाना में ही रह पाएगा। वो तो विरोधी की जनता है और लोकतंत्र में जनता भगवान होती है। जनता जिसको चुनेगी, जिसको भी अपना मत देगी, तो वो निश्चित रूप से विधायक बन के गुहाना की जनता की सेवा करेगा। लेकिन निश्चित रूप से गुहाना की जो बड़ौदा विधानसभा की जनता है, पुनः मैं फिर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपार जन समर्थन देके योगेश्वर दत्त के रूप में योग्य विधायक बनाने का काम 3 तारीख को बड़ौदा की जनता निश्चित रूप से करेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए, जितेंद्र छात्र जी ने हमारे साथ बातचीत की और उस बातचीत में यही उभर कर आया है कि बड़ौदा में योगेश्वर दत्त भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे और बड़ौदा हल्के का चहुमुखी विकास करेंगे। रही 3 अध्यादेशों की बात, 3 अध्यादेशों के ऊपर जितेंद्र छात्र जी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस 3 अध्यादेश में संशोधन करेंगे और वो संशोधन के साथ ही लागू होगा। मगर मैं एक बात और पूछना चाहूँगा जितेंद्र जी से कि प्रधानमंत्री तो इसको लागू कर चुके हैं, जब लागू ही कर चुके हैं तो इसमें संशोधन कब आएगा? देखिए, जब 26 जनवरी 1950 को लागू BR अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से भी अगर किसानों के प्रति कुछ जो समस्या उभर के सामने आ रही है, निश्चित रूप से यहाँ के जो सांसद हैं या प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके हम संज्ञान में उसके जो किसानों की समस्या है अध्यादेश के बारे में उनको हम संज्ञान में लेके आएंगे और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में इसको लेकर आएंगे और जो जरूरी इसमें संशोधन होगा तो निश्चित रूप से करेंगे। क्योंकि जब पहले संविधान में संशोधन हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो इसमें भी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री किसान हित के लिए जो कारगर कदम उठाने वो जरूरी और निश्चित रूप से बिल्कुल उठाए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। आप भी किसान के बेटे हैं? हाँ जी। और 3 अध्यादेश जो है ना, क्या नाम, देखो थोड़ा सा मैं कुरेद रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, बुरा नहीं मानना मेरी बात का। 3 अध्यादेश के खिलाफ पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता है, पूरे हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश की जनता 3 अध्यादेश का विरोध कर रही है। क्या कहीं ऐसा भी हुआ है आपके देखते देखते वही क्या नाम किसानों ने वहाँ किसी का कोई विरोध किया हो? देखिए, किसान का बेटा हूँ, निश्चित रूप से आज भी मेरे पिताजी खेती करते हैं। किसान के बारे में पहले तो इसको है ना अवेयर बनाया जाएगा। किसान के नाम पर मैं पहले कहा था, ये कई किसानों के नाम पर तो कांग्रेस पार्टी इनको राजनीतिक रोटियां सेकने का इसमें काम कर रही है। चाहे पंजाब प्रदेश की बात हो, चाहे हरियाणा प्रदेश की बात हो, किसान तो अपने काम में बिजी है। हाँ, किसान इस बिल में जो किसान के प्रति भी जो विरोधी है, जो भी इसमें बात है, उसका निश्चित रूप से धीरे धीरे मामला संज्ञान में लेके आ रहे हैं। धीरे धीरे मैंने भी खुद प्रधानमंत्री जी को और इस देश के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को पत्र लिखा है कि इसमें MSP से नीचे फसल न खरीदी जाए। एक निश्चित रूप से निर्धारित जो होता है फसल का मूल्य दिया जाएगा किसान को। और कई आज बड़ौदा विधानसभा में जीरी कम भाव पर बिकने की बात भी किसानों के मुखार बिंदु से हमें मिली। उस पर हम निश्चित रूप से कहते हैं कि उचित भाव आपको दिया जाएगा और किसान को किसी भी परिस्थिति से ऐसे नकारा नहीं जाएगा। किसान की हर समस्या का निराकरण किया जाएगा, क्योंकि मैं निश्चित रूप से पार्टी से पहले किसान का बेटा हूं और किसान की समस्या को भली भांति जानता भी हूं और पहचानता भी हूं। और इस देश का किसान जब समृद्ध होगा तभी हिंदुस्तान समृद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। जितेंद्र जी, किसानों का और आड़तियों का चोली दामन का साथ रहा है हमेशा से ही, शुरू से ही, जब से अपना ये कृषि का कार्य चल रहा है तब से ही किसानों का और आड़तियों का चोली दामन का साथ रहा है। मगर सरकार जो है ना क्या नाम, उन किसानों के खाते में सीधे पेमेंट डालकर
आड़तियों को बर्बाद कर रही है? देखिए, दोनों की समस्याओं पे सही रूप से समस्याओं पे बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा और शीघ्र ही आड़तियों की समस्या को भी, व्यापारियों की समस्या को भी, किसानों की समस्या का भी निश्चित रूप से एक बीच का रास्ता निकाल के हर वर्ग को संतुष्ट किया जाएगा, हर वर्ग के साथ सही व्यवहार किया जाएगा और जो उनकी जायज समस्या होगी उसका निश्चित रूप से समय अवधि में निराकरण भी किया जाएगा। और जो ये संबंध है इसको बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सीधा ये था कि इस देश का किसान बिल्कुल तंग ना हो। हम एक अच्छे रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, एक अच्छा प्रयोग करके देख रहे थे, लेकिन अगर कुछ जगह इनका विरोध हुआ है, कुछ जगह जो समस्या सही होगी निश्चित रूप से, चाहे व्यापारी की हो और चाहे किसान वर्ग की हो, उसका समय अवधि में निश्चित रूप से उसका निराकरण करके सही तरीके से किसान को उसका वाजिब दाम मिले, किसान को उसका हक मिले और व्यापारी को भी उसका हक मिले, ऐसा निश्चित रूप से बीच का एक रास्ता निकाल के इन दोनों वर्गों को बिल्कुल संतुष्ट किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आके खबर हरियाणा से बातचीत की, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गणपति राय जिंदल जी आपका।